हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पार्क के यूट्यूब चैनल पे। मैं सुमित। आज मैं 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए चैप्टर 6 का जो पार्ट 1 का वीडियो मैंने बना रखा था, आज मैं पार्ट 2 में आप लोगों को बताने वाला हूँ डीएनए के बारे में। डीएनए क्या है? जैसा कि मैंने पार्ट 1 के वीडियो में आप सभी को बता दिया हूँ कि हर्षे और चेज ने ये सर्वमान्य रूप से ये साबित कर दिया कि जो डीएनए ही है जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में जो क्या करता है, कार्य करता है। आज हम लोग जानेंगे कि डीएनए क्या होता है और डीएनए की संरचना किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं डीएनए क्या है। तो डीएनए हम एक कह सकते हैं कि इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका पूरा नाम है। किसका? डीएनए का। डीएनए या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक होता है। पहले ये सभी चीजों को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद मैं एक एक करके सबके बारे में बता रहा हूं। यह डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक है, यानी यह डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जो है, इसके कई छोटे छोटे मिलकर के इसका एक श्रृंखला बना लेता है, उसी का एक बहुलक है डीएनए। तो डीएनए क्या है? तो यह डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक है। और डीएनए की जो लंबाई होती है बाबू, वह उसमें उपस्थित जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वह न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करता है। न्यूक्लियोटाइड जितने ही अधिक होंगे डीएनए की लंबाई उतनी ही अधिक होगी, और न्यूक्लियोटाइड की संख्या जितनी ही कम होगी डीएनए की लंबाई उतनी ही कम होगी। ठीक है, अब आइए डीएनए आप कह सकते हैं कि डीएनए किसी भी जीव की विशेषता है, ये मान सकते हैं। अब हम बताते हैं कि डीएनए बनता कैसे है, यानी डीएनए का निर्माण कैसे होता है। तो डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। इस चीज को ध्यान देंगे बाबू। पॉली मतलब क्या होता है? दो से ज्यादा, और न्यूक्लियोटाइड, हमें यही दो चीजों को समझना है कि डीएनए क्या कैसे बनता है, डीएनए का निर्माण कैसे होता है। तो डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। तो ध्यान देंगे, ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, पॉली मतलब दो से ज्यादा। अब हम लोग को मेन चीज जो जानना है वो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं तीन घटक से मिलकर के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो तीन चीज से मिलकर के बना होता है। एक होता है नाइट्रोजनी क्षार, दो होता है पेंटोस शुगर, और तीसरा होता है फास्फेट ग्रुप। याद रखेंगे इसको। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वह कितने चीजों से मिलकर बना होता है? तीन चीजों से, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा और फास्फेट ग्रुप। अब हम लोग को यह जानना होगा कि ये सभी से मिलकर के क्या बना बाबू? न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक डीएनए का निर्माण करते हैं। तो ध्यान देंगे कैसे। यहां पे जैसे कि चित्र के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक डीएनए की आकृति बना है। ये अंदर जो लकीर जैसी संरचना है, ये वाला, ये सारी संरचना आपका नाइट्रोजनी क्षार है। क्या है? नाइट्रोजनी क्षार है। अब देखिए यहां पे, देखिए यहां पे आपको ध्यान देना होगा। ये डीएनए के चित्र है बाबू। डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये हो गया और दूसरा ये हो गया। एक इधर से इधर ऐसे ऐसे गया है और एक इधर से ऐसे गया है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया। अब एक न्यूक्लियोटाइड, देखो एक न्यूक्लियोटाइड इसको बोला जाता है। एक जो क्षार होता है ना, उसको ये घेर करके ऊपर की तरफ होता है पेंटोस शर्करा और फास्फेट ग्रुप। यानी एस आपको शुगर के लिए आया है और पी आपका फास्फेट ग्रुप के लिए, और एन नाइट्रोजनी क्षार जो होता है वह क्या होता है? डीएनए के अंदर की तरफ पाया जाता है। तो ऐसे ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये दो हो गया, ऐसे तीन, फिर ये आपका एक बना ले, ये चार, फिर ये बना ले पांच, ये छह, ये सात, ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड। ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। देखिए कैसे, एक फास्फोरस,
एक पेंटोस सकरा और एक न्यूक्लियोटाइड। ये तीन चीज मिलकर के एक वो क्या बनाता है बाबू, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक जो होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। और जब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जैसे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये हो गई और एक आपका ये हो गया, इस तरह से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला मिलकर के एक डीएनए का निर्माण करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। न्यूक्लियोटाइड कितने चीजों से मिलकर बना होता है, तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस सकरा और फास्फेट ग्रुप। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली मतलब होता है ज्यादा, यानी एक से जब ज्यादा कोई, दो से ज्यादा कोई चीज होती है तो उसको पॉली बोला जाता है। अब देखिए, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड ये मान लेते हैं, इस ये एक न्यूक्लियोटाइड है, जितने क्षार आपके खींचे जाते हैं वो उतने न्यूक्लियोटाइड उसके अंदर मौजूद होते हैं। इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया और एक आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये हो गया, यानी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड अगर आपस में मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं तो वही डीएनए का निर्माण करता है। याद रखेंगे इस चीज को। अब हम लोग को यह जानना होगा कि ये जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार किससे बनते हैं, पेंटोस सकरा के कितने प्रकार होते हैं, फास्फेट ग्रुप क्या होता है, ये सब के बारे में मैं एक एक करके आज बताने वाला हूं। ध्यान देंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। नाइट्रोजनी क्षार जो है बाबू वह दो प्रकार का होता है। एक जो होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन जो होते हैं दो चीज से मिलकर के बने होते हैं। एडेनिन, इसको ए से सूचित किया जाता है, और दूसरा होता है ग्वानिन, जिसको जी से सूचित किया जाता है। याद रखेंगे इस चीज को। प्यूरिन दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडिन तीन चीजों से मिलकर के बना होता है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। याद रखेंगे, प्यूरिन कितने चीजों से मिलकर बना होता है, बहुत। अब इस चीज को याद रखेंगे बाबू, एग्जाम में आता है, एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि प्यूरिन जो होता है वो कितने चीजों से मिलकर के बना होता है। तो प्यूरिन बाबू दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को ए से और ग्वानिन को जी से सूचित करते हैं। ठीक है, और पिरिमिडिन कितने चीजों से मिलकर बना होता है, तीन चीजों से, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ठीक है, साइटोसिन को सी से, यूरेसिल को यू से और थाइमिन को टी से सूचित किया जाता है। एक बार फिर से इसको समझेंगे। नाइट्रोजनी क्षार दो चीजों से मिलकर के बना होता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एडेनिन और ग्वानिन। ये बस दिमाग में रख लेंगे, ये अगर दिमाग में रहा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरे अच्छे से समझ में आएगा डीएनए की संरचना। तो प्यूरिन जो होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को ए से और ग्वानिन को जी से सूचित करते हैं। उसी तरह से पिरिमिडिन जो होता है वह तीन चीजों से मिलकर के बना होता है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, इन तीन चीजों से मिलकर के पिरिमिडिन बनता है और इन दो चीजों से मिलकर के प्यूरिन का निर्माण होता है। अब हम लोग को यह ध्यान देना होगा कि डीएनए और आरएनए, जैसा कि हम लोग को मालूम है कि जो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों में चार प्रकार के, चार चार तरह के नाइट्रोजनी क्षार मौजूद होते हैं। यहां पे वो ध्यान दोगे बाबू, ये आपको एग्जाम के लिए बहुत ही बेटर, मतलब बेहद जरूरी है। एग्जाम में कई बार पूछा है और एग्जाम के लिए सबसे बेहद जरूरी है इस चीज को जो अभी बता रहा है। डीएनए में चार नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, ये जानेंगे। आखिर ये टोटल कितने हैं, पांच, 1 2 3 4 5, टोटल 5 नाइट्रोजनी क्षार है। लेकिन डीएनए और आरएनए में, डीएनए में भी 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं और आरएनए में भी 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। डीएनए में आखिर कौन सा ऐसा नाइट्रोजनी क्षार है, ये पांचों में से, जो डीएनए में पाया जाता है आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो डीएनए में थाइमिन जो है डीएनए में पाया जाता है, जबकि डीएनए में क्या चीज नहीं पाया जाता बाबू, यूरेसिल नहीं पाया जाता है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि किसमें यूरेसिल पाया जाता है, डीएनए में कि आरएनए में। तो आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है, लेकिन आरएनए में क्या नहीं पाया जाता, थाइमिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, यूरेसिल नहीं पाया जाता, जबकि आरएनए में
यूडेसिल पाया जाता है और थायमिन नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डीएनए में चार कौन कौन से होंगे? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। एडेनिन में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार मिलते हैं? सॉरी, डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार मिलते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार मिलते हैं? तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूडेसिल। यानी आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है। यानी कहा एक क्वेश्चन आता है कि थायमिन किस में नहीं पाया जाता है? डीएनए, आरएनए दोनों में कोई नहीं, तो थायमिन जो होता है आरएनए में नहीं पाया जाता है। यूरेसिल किस में नहीं पाया जाता है? तो यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे, जिस तरह से डीएनए की संरचना समझे उसी तरह से हम लोग को यह समझना होगा कि ये जो प्यूरिन और पिरिमिडिन है, ये प्यूरिन के अंतर्गत जो ये एडेनिन और ग्वानिन आया है, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन आया है, इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, कैसे इसकी संरचना का निर्माण होता है। तो चलिए आपको बताते हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे, जैसा कि हमने आपको बताया अभी कि नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं वो कितने चीजों से मिलकर बने होते हैं? दो चीजों से। आपका जो पहला था प्यूरिन और दूसरा था पिरिमिडिन। अब हम लोग को ये जानना है कि प्यूरिन में जो दो भाग थे, मैंने आपको अभी बताया कि प्यूरिन के कितने भाग थे? दो भाग थे। एक था एडेनिन और एक था ग्वानिन। जबकि पिरिमिडिन के कितने भाग थे? तीन थे, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। अब मैं दोनों की संरचना के बारे में बात कर रहा हूं कि जो हम लोग को जो नाइट्रोजनी क्षार है, पेंटोसक्रा है और फास्फेट ग्रुप, ये किसके प्रकार है? ये तीन घटक हैं जिससे जो होता है न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। तो हम अभी केवल फर्स्ट उठा है क्या? नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार के बारे में बता रहा है कि नाइट्रोजन क्षार दो चीजों से मिलकर के बना है। कौन कौन? प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक होता है एडेनिन जिसको ए बोलते हैं और दूसरा होता है ग्वानिन जिसको जी बोलते हैं। एडेनिन यानी प्यूरिन जो संरचना होती है वो द्विचक्रीय होती है। कैसी होती है? द्विचक्रीय। बस इतना याद रखेंगे, जो प्यूरिन की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? द्विचक्रीय होती है। द्विचक्रीय का मतलब एक चक्र यहां है और एक चक्र यहां है। उसी तरह से ग्वानिन में भी एक चक्र यहां है और एक चक्र यहां है। ठीक है, इसके संरचना को जरूर याद रखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर याद हो जाए तो भी ठीक है, नहीं भी याद हो जाएगा तो इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, इसकी संरचना से रिलेटेड बस इतना आप लोग याद रखना जरूरी है कि नाइट्रोजनी क्षार किन चीजों से मिलकर के बना होता है? पिरिमिन और प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में कौन कौन आते हैं और पिरिमिडिन में कौन कौन आते हैं, इतना जरूरी है। लेकिन ये संरचना अगर याद हो जाए तो अच्छा है। उसी तरह से पिरिमिडिन जो होता है आपका मोनोसाइक्लिन होता है। मोनोसाइक्लिन का मतलब हम कह सकते हैं कि यह एक चक्रीय होता है। कैसा होता है वो? एक चक्रीय होता है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो साइटोसिन, वो एक चक्री है, दूसरा यूरेसिल है, एक चक्री है, और तीसरा थायमिन है। यहां समझ में नहीं आया तो ये NH2 लिखा हुआ है, ये N लिखा है, ये ON, ये NONH और O, H2C NHON। ठीक है, ये आपका पिरिमिडिन की संरचना है। यानी पिरिमिडिन तीन प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। साइटोसिन को C से, यूरासिल को U से और थायमिन को T से सूचित किया जाता है। अब हम लोग दूसरे चीज के बारे में जानेंगे, यानी न्यूक्लियोटाइड के दूसरे प्रकार के बारे में जानेंगे जिसका नाम है पेंटोसक्रा यानी पेंटोस शुगर। ध्यान देंगे इस चीज को, पेंटोस शुगर जो होता है वह पंच कार्बनीय सकरा है। पंच कार्बनीय, इस चीज को ध्यान देंगे। पंच मतलब क्या होता है? पेंटा, हेक्सा, या पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। पेंटोस का मतलब होता है पांच। तो इसमें पांच कार्बनीय शुगर है। ये कैसे है मैं आपको ये बता रहा हूं। पहले हम ये बता दें कि पेंटोसक्रा जो है ये दूसरा प्रकार है किसका? न्यूक्लियोटाइड जो तीन घटक से मिलकर के बने हैं। कौन कौन? नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोसक्रा और फास्फेट ग्रुप। तो नाइट्रोजन क्षार मैंने आपको यहां तक कंप्लीट कर दिया। अब मैं पेंटोसक्रा की बात कर रहा हूं। पेंटोसक्रा जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, डीऑक्सीराइबोसक्रा और राइबोसक्रा। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को।
पेंटोसकरा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, डीऑक्सीराइबोसकरा और राइबोसकरा। डीऑक्सीराइबोसकरा जो है बाबू ये डीएनए में पाया जाता है, जबकि राइबोसकरा जो है वो क्या चीज में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, राइबोसकरा आरएनए में और डीऑक्सीराइबोसकरा डीएनए में पाया जाता है। अब इसकी संरचना पे अगर बात करें तो देखिए ये राइबोसकरा की मैंने संरचना बनाया है। यहां पे देखिए, यहां पे कार्बन हाइड रहता है, एक कार्बन ये है, इसको प्राथमिक बोलते हैं, इसको सेकेंडरी बोलते हैं, इसको टर्शियरी, इसको फोर्थ और इसको 5। एक जो होता है ये CH2 के पास मौजूद होता है। तो यहां पे ध्यान देंगे, इसके सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोक्सिल ग्रुप में हाइड्रोक्सिल जो होता है मौजूद होता है, उपस्थित होता है, लेकिन डीऑक्सीराइबोसकरा में जो होता है ये सेकेंडरी और टर्शियरी में जो होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित नहीं होता है। बाबू यहां इंपॉर्टेंट चीज को याद रखेंगे, बस 2 लाइन। कोई आपसे पूछे डीऑक्सीराइबोसकरा और राइबोसकरा में क्या अंतर है, डीऑक्सीराइबोसकरा और राइबोसकरा में क्या अंतर है, तो डीऑक्सीराइबोसकरा में हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित नहीं होता है, जबकि राइबोसकरा में हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित होता है। डीऑक्सीराइबोसकरा में कौन सा ग्रुप उपस्थित होता है? हाइड्रोजन ग्रुप उपस्थित होता है, जबकि राइबोसकरा में कौन ग्रुप उपस्थित होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित होता है। अब हम लोग बताते हैं, तीसरे की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है फास्फेट ग्रुप। देखिए फास्फेट ग्रुप कुछ विशेष होता नहीं है बाबू। फास्फेट ग्रुप का मतलब होता है फास्फोरस का ग्रुप। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान देंगे इस चीज को। फास्फेट ग्रुप, फास्फेट ग्रुप ये तीसरी जो है न्यूक्लियोटाइड की घटक है। फास्फेट ग्रुप ये PO4, बहुत सारे फास्फोरस के जो होते हैं एक साथ ग्रुप मिलकर के इसका रहता है, जिससे जो होता है न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। बस ये याद रखेंगे, फास्फेट ग्रुप क्या होता है? फास्फोरस का एक समूह होता है। ठीक है, इन्हीं 3 चीजों से मिलकर के, यानी नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शुगर और फास्फेट ग्रुप से मिल करके न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। अब मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ये जो तीनों हैं कौन कौन? नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शुगर और फास्फेट ग्रुप, ये तीनों कैसे आपस में जुड़ करके एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, अब मैं आपको वही चीज बताने वाला हूं। ध्यान देंगे इस चीज को। अब हम बता रहे हैं कि जो ये 3 चीज होते हैं न्यूक्लियोटाइड के अंदर, यानी नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा और फास्फेट ग्रुप, ये कैसे आपस में जुड़ते हैं, अब मैं आपको ये बता रहा हूं। ध्यान देंगे बोर्ड पे। देखिए, इसको जानने के पहले हम 2 चीज जानेंगे, एक जानेंगे न्यूक्लियोसाइड को और दूसरे जानेंगे न्यूक्लियोटाइड को। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? तो नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोस शर्करा आपस में जब जुड़ते हैं तो बनाते हैं आपका क्या चीज? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। न्यूक्लियोसाइड का निर्माण कैसे होता है? तो नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोस शर्करा के मिलने से क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। अब चलिए ये कैसे दोनों आपस में जुड़े होते हैं उसकी संरचना जानते हैं। तो यहां पे जैसा कि देख रहे हैं, ये आपका पेंटोस शुगर की आकृति है। ये जो आकृति आपको संरचना जो बनाई गई है, ये क्या चीज की संरचना है बाबू? पेंटोस शुगर। ध्यान देंगे, हम केवल अभी डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर, यानी डीऑक्सीराइबोसकरा ये है। ठीक है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि डीऑक्सीराइबोसकरा की संरचना कैसे होती है। तो ये 5 कार्बन ये होता है, यानी 5 कार्बन। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, ये प्राथमिक, सेकेंडरी, टर्शियरी, फोर्थ और फिफ्थ ये कार्बन पाए जाते हैं, जो कि यहाँ लुप्त होते हैं। यहाँ पे आपके कार्बन के समूह मौजूद होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षार पेंटोस शर्करा के
प्राइमरी कार्बन पर अटैच होता है। यानी ध्यान देंगे इस चीज को कि नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोस शर्करा को आपस में जब मिलाएंगे तो नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं वह पेंटोस शर्करा के जो होते हैं प्राइमरी कार्बन पे अटैच होते हैं, यानी यहां पे अटैच होंगे। ठीक है, हाइड्रोक्सिल समूह यहां से हट जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजनी क्षार मौजूद हो जाएगा, जैसा कि यहां पे आपको दिखाया जा रहा है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, टर्शियरी, ये फोर्थ और एक यहाँ पे फिफ्थ। ये प्राथमिक कार्बन पे यानी प्राइमरी कार्बन पे नाइट्रोजनी क्षार पेंटोस शर्करा से क्या करता है, जुड़ता है। बस इतना चीज याद रखेंगे, नाइट्रोजनी क्षार पेंटोस शर्करा के प्राइमरी कार्बन पर क्या होता है, अटैच होता है। कोई आपसे पूछे कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोस शर्करा आपस में मिलकर के न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि न्यूक्लियोसाइड में पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षार आपस में कैसे जुड़े होते हैं, तो नाइट्रोजनी क्षार पेंटोस शर्करा के प्राइमरी कार्बन पर, क्योंकि इसमें कितने 5 कार्बनीय होता है, तो प्राइमरी कार्बन पे जो होता है क्या होता है, अटैच होता है यहां पे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर के बना होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले बताया था, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा और फास्फेट ग्रुप। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देंगे, ये पहले मैं डीऑक्सीराइबोस शर्करा फिर यहां ले लिया हूं। ठीक है, यह आपका डीऑक्सीराइबोस शर्करा के, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया अभी कि जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वह कहां मौजूद होते हैं, प्राइमरी कार्बन पे। तो यहां पे प्राइमरी कार्बन पे यहां पे नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार मौजूद होते हैं। पेंटोस शर्करा के ऊपर नाइट्रोजन क्षार कहां अटैच होते हैं, तो प्राइमरी कार्बन पे। और जो फास्फेट ग्रुप होता है PO4 वह कहां मौजूद होता है, तो इस चीज को याद रखेंगे, पेंटोस शर्करा के 5वें कार्बन से। यानी जैसा कि आपको मालूम है पेंटोस शर्करा क्या होता है, 5 कार्बनीय होता है, 5 कार्बनीय, 5 कार्बन मौजूद होता है उसमें। तो यहां पे देखेंगे पेंटोस शर्करा के 5वें कार्बन, 5वें कार्बन क्या था, यहां था ये OHCH2। तो OH ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप में के जगह पे ये क्या होता है, फास्फेट ग्रुप क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, यहां पे अटैच होगा। ठीक है, तो पेंटोस शर्करा के 5वें कार्बन से फास्फेट ग्रुप क्या होता है, जुड़ा होता है। इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट क्या चीज का निर्माण हो गया बाबू, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो गया। फिर से समझ लीजिए, ये आपकी संरचना हो गई पेंटोस शुगर की। नाइट्रोजनी क्षार इसके प्राइमरी जो होते हैं कार्बन पे मौजूद होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार। और फास्फेट ग्रुप का होता है 5वें कार्बन पे मौजूद होता है। और पहले से ये क्या चीज की संरचना थी बाबू, तो पहले से ये पेंटोस शुगर की संरचना थी। इस प्रकार से नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड की ये संपूर्ण संरचना बन गई। कोई पूछे कि न्यूक्लियोटाइड की संरचना बनाए, तो इस प्रकार से आप इसकी संरचना बनाएंगे। कोई आपसे पूछे कि पेंटोस शर्करा से नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट ग्रुप कहां पे जुड़े होते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट ग्रुप पेंटोस शर्करा के ऐसे लिखेंगे, पेंटोस शर्करा के प्राइमरी कार्बन पे नाइट्रोजनी क्षार मौजूद होते हैं यानी अटैच होते हैं, और फास्फेट ग्रुप पेंटोस शर्करा के 5वें कार्बन पे अटैच होते हैं। इस प्रकार से कंप्लीट आपके न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है। इसी तरह से कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक आपके क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। अब आपको बताएं कि नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं, जैसे कि आपको मालूम है डीएनए में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं, 4 होते हैं, आपको मैंने पीछे बताया। और आपको जब मैं अगले वीडियो जब आपको बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि नाइट्रोजनी क्षार ये 5 प्रकार के होते हैं, कैसे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला मिलकर के कंप्लीट डीएनए के संरचना का निर्माण करता है। ये हम अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।